हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल उमेश कुमार अपडेटिंग। आज अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। ए लार्ज बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल divisions. One of its divisions is in the information technology division, which provide consultancy services to its client as well as to the other division of the firm. The consultant of IT division always work in a team of three professional consultants on each day of consulting assignment. तो एक बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म है जिसके बहुत सारे डिवीज़न हैं। उसमें से एक आईटी डिवीज़न है जो कि एक्सटर्नल सर्विसेज भी देती है अपने क्लाइंट को। इसके अलावा अपने ही फर्म का जो डिवीज़न है उसको भी सर्विसेज देती है। द कंसल्टेंट का जो टीम होता है वो आईटी उसमें 3 प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। द एक्सटर्नल क्लाइंट चार्ज ए फीस एट रेट ऑफ रुपीज 4,500 फॉर ईच कंसल्टिंग डे। The fee represent the cost plus 150% of profit. Markup: the breakup of cost involved in consultancy firm is estimated 80% as being variable and balance is being fixed. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो एक दिन के लिए जो कंसल्टिंग फीस चार्ज करती है आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिवीज़न जो कि बाहर वाले क्लाइंट्स है, वो 4,500 है। जिसमें से इसमें क्या है 4,500 में वो कैसे चार्ज करती है, कॉस्ट प्लस 150% मार्कअप। यानी कि अगर कॉस्ट 100% है तो मार्कअप 150% होगा, प्रॉफिट 150% होगा, यानी कि टोटल जो सेल होगा वो 250% होगा। तो अगर हम लोग कॉस्ट अगर इसका पता करना चाहते हैं तो ये चूँकि 4,500 रिप्रेजेंट कर रहा है 250%, तो ये कैसे आया 250%? तो ये आया कि जब मेरा कॉस्ट 100 रहता है तो उस पर हम प्रॉफिट कमाते हैं 150%। तो यहाँ पे 4,500 डिवाइड बाई 250% करते हैं तो मेरा 1,800 रुपये का कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। 1,800 का मेरा कॉस्ट आता है, जिसमें से इसका 1,800 का 80% करेंगे तो अपना 1,440 यानी कि 1,440 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है। और जो रिमेनिंग है 1,800 माइनस 1,440 यानी कि 360 वो मेरा वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पैरा ये था, ठीक है। अब अपने सेकंड पैरा में आते हैं। तो सेकंड पैरा में बोल रहा है कि द टेक्सटाइल डिवीजन ऑफ कंसल्टेंसी फर्म विच हैज अंडरटेकन ए बिग असाइनमेंट रिक्वायर द सेवरल ऑफ 2 टीम्स of IT consultant for 5 days in a week for a period of 48 weeks, while the director of textile division intend to negotiate the transfer price for consultancy work. The director of IT division proposes to charge the textile division at rupees 4,500। तो एक टेक्सटाइल डिवीज़न इसी फर्म का जो है, ठीक है, वो बिग असाइनमेंट चाहिए उसको, ठीक है। यानी कि इंटरनल ट्रांसफ़र का बात एक तरह से हो सकता है, जिसमें कि 2 टीम चाहिए आईटी कंसल्टेंट का जो कि काम करेगा 5 डेज इन ए वीक फॉर 48 वीक्स, यानी कि 5 इंटू 48 यानी कि 240 दिन पूरा साल में काम करेगा। तो यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफ़र का बात हो रहा है। वाइल द डायरेक्टर ऑफ टेक्सटाइल डिवीज़न इंटेंड टू नेगोशिएट द ट्रांसफ़र प्राइस, तो जो टेक्सटाइल डिवीज़न का है नेगोशिएट करना चाहता है ट्रांसफ़र प्राइस का कि आईटी और लेकिन जो आईटी डिवीज़न का जो डायरेक्टर है वो चार्ज करना चाहता है 4,500 जो कि एक्सटर्नल कस्टमर से चार्ज कर रहा था, ठीक है। तो अब अपने नीचे देखने वाले हैं, नीचे वाले पैरे में द इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसल्टिंग वर्क द टेक्सटाइल डिवीज़न आईटी डिवीज़न विल बी एबल टू रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट by rupees 200 per consulting day. This is possible in all the cases of internal consultation because of the use of specialized equipment। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि अदर इंटरनल ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो आईटी डिपार्टमेंट वाला जो टीम है अगर वो टेक्सटाइल वाला डिपार्टमेंट के लिए काम करता है तो उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है 200 रुपये से कम हो जाएगा। यानी कि जो अपने ऊपर कैलकुलेट किए थे 1440 यानी कि 1440 वो 200 से कम हो जाएगा, यानी कि 1,240 रुपये का अब वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। तो ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना है।
तो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एक्सप्लेन द implications and transfer prices per consulting day at which IT division can provide consultancy services to textile division such that the profit of business consultancy firm a whole firm as a whole is maximized in each of the following scenarios। तो वही क्या इम्प्लीकेशन होगा और ट्रांसफ़र प्राइस क्या होगा वो अपने को यहाँ पे डिटरमाइन करना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो कंसल्टेंसी मतलब एज ए होल कंसल्टेंसी फर्म का जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज हो सके। तो पहले तो दोनों का अपने निकाल लेंगे, फिर एज ए होल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है कि एवरी टीम ऑफ आईटी डिवीजन इज फुल्ली इंगेज्ड, मतलब इसमें कोई भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ पे लॉस होगा, तो वो मेरा कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, इंटरनल ट्रांसफ़र का पार्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र प्राइसिंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 48 वीक्स पीरियड इन प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज टू एक्सटर्नल क्लाइंट एंड that the IT division has no spare capacity of consultancy team to take up the textile division assignment। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि जो आईटी डिवीज़न है फुल्ली इंगेज्ड है, उसके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, और सेकेंड में क्या है कि आईटी डिवीज़न विल बी एबल टू स्पेयर ओनली वन टीम ऑफ कंसल्टेंट टू प्रोवाइड services to textile division during 48-week period and all other teams are fully engaged in providing services to external client। तो सेकेंड वाला में यही बोलना चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम मेरा ऐसा है जो कि स्पेयर है, बाद बाकी सारे ही मतलब इंगेज्ड है, फुल्ली इंगेज्ड है। सेकेंड वाले में बोलना चाह रहा है, जबकि अपने यहाँ पे जब क्वेश्चन रीड किए थे तो यहाँ पे जो अपने टेक्सटाइल डिवीज़न को 2 कंसल्टिंग टीम चाहिए थी। ठीक है, तो एक तो स्पेयर हो जाएगा, जैसे कि आप सेकेंड पैरा में देख सकते हैं, द टेक्सटाइल डिवीजन ऑफ कंसल्टेंसी फर्म विच हैज़ अंडरटेकन ए बिग असाइनमेंट रिक्वायर्स सर्विसेज ऑफ 2 टीम्स ऑफ IT कंसल्टेंट फॉर ए 5 days वीक फॉर ए पीरियड ऑफ 48 वीक्स। तो बोलना वही चाह रहा है कि टेक्सटाइल डिवीज़न है जो कि एक्सटर्नल काम के लिए जो IT कंसल्टेंट का 2 टीम उसको चाहिए, और उसी के लिए यहाँ पे बोला हुआ है सेकेंड में कि एक टीम उसमें स्पेयर से उसमें यानी कि उसका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा और सेकेंड वाले का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा क्योंकि वो फुल्ली इंगेज्ड है। ठीक है, और तीसरे में क्या है कि ये न्यू एक्सटर्नल क्लाइंट हैज़ कम फॉरवर्ड टू पे ए डिविजनल टोटल फीस ऑफ ₹15,84,000 फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ 2 कंसल्टेंट ड्यूरिंग द अफोर्सेड पीरियड ऑफ 48 वीक्स। तो यहाँ पे जैसा कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ जो क्लाइंट फीस यहाँ पे कोट कर चुका है। ठीक है, और जो अपने नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, कंसल्टिंग डेज डिवाइड कर देंगे तो मेरा जो रेट है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 1 का देखते हैं। तो ट्रांसफ़र प्राइस इज़ ₹4500 फॉर ईच कंसल्टिंग डे। तो अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थे, अपने इसमें क्या किए थे कि 100% कॉस्ट माने थे और 150% मार्कअप, यानी कि टोटल जो सेल वैल्यू होगा यानी कि जो क्लाइंट से चार्ज करेंगे वो 250% होगा। तो ये जो 250% है वो इक्वल हो जाएगा 4500 यानी कि ट्रांसफ़र प्राइस के साथ। तो 4400 डिवाइड बाई 250% करेंगे तो मेरा 1800 आ जा रहा था। यहाँ पे कॉस्ट जिसमें से 80% यानी कि 1440 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट और रिमेनिंग 360 मेरा फिक्स कॉस्ट आ रहा था। ये अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिए थे जब अपने क्वेश्चन रीड किए थे। तो ठीक, अब अपना जो सिनेरियो 1 है उसमें क्या है कि एवरी कंसल्टेंसी टीम इज़ फुल्ली इंगेज था। यस, तो अपना जो पहला वाला जो क्वेश्चन पॉइंट था रिक्वायरमेंट का, तो उसमें कोई स्पेयर कैपेसिटी था ही नहीं, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी बात होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र प्राइस जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा वो मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा, तो जैसा कि यहाँ पे अपने वेरिएबल कॉस्ट 1400, मार्जिनल कॉस्ट आप यहाँ एज ए वेरिएबल कॉस्ट ले सकते हैं, जहाँ की 1400 अपने निकाले थे और इंटरनल ट्रांसफ़र की वजह से 200 रुपये कम लग रहा था। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में, यानी कि
1440 माइनस 200 यानी कि नेट मार्जिनल कॉस्ट जो लग रहा था 1240 का लग रहा था। ये आप 200 रुपये यहाँ पे आप देख सकते हैं। थर्ड वाले पैरा में, इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसल्टिंग वर्क ऑफ टेक्सटाइल डिवीजन, IT division will be able to reduce the variable cost by ₹200 per consulting days। अगर कंसल्टिंग टेक्सटाइल डिवीजन यानी कि जो कि सेम ही फर्म का है, अगर उसको ये सर्विस प्रोवाइड करता है IT डिवीजन, तो उसमें क्या वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपये कम इनकर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 200 रुपये कम इनकर हो गया। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइंट कितना होगा, तो वो हो जाएगा मेरा जितना फीस चार्ज करते थे माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 3060। तो यहाँ पे जो फीस चार्ज करते थे एक्सटर्नल क्लाइंट से वो 4500 था, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1440 आ चुका था, यानी कि 3060 रुपीज़ का जो है कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा था। तो ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर प्राइस होगा अपना जो नेट वेरिएबल कॉस्ट इनकर हुआ था, यानी कि नेट मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाय नॉट सेलिंग टू एक्सटर्नल क्लाइंट। ठीक है, जो कि 3060 रुपीज़ है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर प्राइस होगा 1240, 1240 प्लस 3060, यानी कि 4300 का पर कंसल्टिंग डे पर टीम। ये जो है कि IT डिपार्टमेंट चार्ज करेगा इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए। किससे चार्ज करेगा, तो वो टेक्सटाइल डिवीज़न से। ठीक है, तो ये था पहला। और सेकेंड वाले में क्या था कि टेक्सटाइल डिवीज़न को 2 टीम का रिक्वायरमेंट है पूरा साल के लिए, जिसमें से एक तो स्पेयर था और दूसरा वाला फुल एंगेज था। तो स्पेयर वाला में से वेरिएबल कॉस्ट ही जो है कि ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला तो फुल एंगेज था, तो उसमें क्या होगा, जो कंट्रीब्यूशन का नुकसान होगा मार्केट में नहीं सर्विस प्रोवाइड करने के कारण, वो वाला भी प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला करके वहाँ पे पार्ट हो जाएगा ट्रांसफ़र प्राइस का। तो यहाँ पे अगर आप लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं, तो वन टीम इज आइडल एंड आइडल टीम हैज़ नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट फॉर इंटरनल वर्क इज ₹1240, यानी कि 1250 पर कंसल्टिंग डे, जैसा कि ऊपर निकाले थे। सेकेंड टीम इज बिजी, हैंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिलेवेंट इन केस ऑफ सेकेंड टीम, हैंस चार्ज ऑफ सेकेंड टीम इज ₹4300 पर कंसल्टिंग डे पर डे। तो वही जैसा कि मैंने बोला था कि पहला वाला जो टीम है उसका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं था, क्योंकि उसमें स्पेयर है, ठीक है, आइडल है। लेकिन सेकंड वाला फुल्ली एंगेज रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा मेरा। तो एवरेज चार्ज, तो हम लोग एवरेज चार्ज कितना करेंगे, तो पहले वाले के लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि फर्स्ट टीम के लिए 1250 सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है वही ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा। लेकिन सेकेंड वाले के लिए क्या ट्रांसफ़र प्राइस होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस ये वाला क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि मार्केट में नहीं प्रोवाइड करने की वजह से हो रहा था। तो यहाँ पे अपने ऊपर निकाल लिए थे ट्रांसफ़र प्राइस इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए 4300। तो वो जो कि वो टीम जो कि फुल्ली इंगेज्ड है थ्रू आउट द ईयर, उसके लिए दोनों को एवरेज कर देंगे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 2770 पर कंसल्टिंग डे पर टाइम आ जाएगा। तो ये मेरा एवरेज हो गया। अब अपने सिनेरियो 3 में देखते हैं। तो न्यू क्लाइंट ऑफर से फीस ऑफ ₹15,84,000। हाँ, ऑलरेडी फीस ऑफर कर दिया है। और यहाँ पे जैसा कि ड्यूरेशन 5 डेज इन ए वीक था और 48 वीक्स के लिए काम हो रहा था और 2 टीम था, यानी कि टोटल जो ड्यूरेशन में जो टीम डेज आ जाएगा कितना आ जाएगा कि 5 इंटू 48 इंटू 2 टीम्स था, तो यानी कि 480। और इसके लिए जो फीस रिसीव हो रहा था 15,84,000 का हो रहा था। तो फीस पर डे कितना आ जाएगा 15,84,000 डिवाइड बाय 480, यानी कि 3,300 का है फीस पर डे आ जाएगा, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट अपने को नोन था 1,440 रुपीज़ का। ठीक है, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरा जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जो फीस चार्ज की, यानी कि 3,300 माइनस 1,440, यानी कि 1,840 आ जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फीस फॉर इंटरनल वर्क कितना चार्ज करेंगे, चूँकि अपने इंटरनली ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है वो 200 रुपये कम इनकर हो रहा था, यानी कि 1240 रुपये ही इनकर हो रहा था। और अभी जो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा मार्केट में सर्विस नहीं देने की वजह से, क्लाइंट को नहीं
सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से वो 1860 रुपीज़ का होगा, तो वो भी तो मेरा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ट्रांसफ़र प्राइस का पार्ट बन जाएगा। तो मेरा जो फीस चार्ज करेंगे हम लोग इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए पर कंसल्टिंग पर डे पर टीम, वो कितना करेंगे, 1240 रुपये का जो वेरिएबल कॉस्ट था वो, प्लस जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ मार्केट में नहीं सप्लाई करने की वजह से, मार्केट में सर्विस नहीं प्रोवाइड करने की वजह से 1860, यानी कि दोनों को ऐड करके 3100 का यहाँ पे मेरा आ जाएगा, जो कि हम लोग चार्ज करेंगे टेक्सटाइल डिवीज़न से। ठीक है, तो वो चीज़ था। तो अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 है उसके आगे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, X division and Y division are two divisions in the XY group of companies. X division manufacture one type of component which it sells to external customer and also to Y division. तो यहाँ पे दो डिवीज़न है, डिवीज़न X डिवीज़न Y, एक एक्स वाई ग्रुप ऑफ कंपनीज का। तो डिवीज़न एक ऐसा कंपोनेंट बनाती है जो कि बाहर भी सेल कर सकती है और डिवीज़न वाई को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, जो कि सेम ग्रुप ऑफ कंपनी का है। ठीक है, डिटेल ऑफ डिवीज़न एक्स आर एज फॉलोज। तो जो कंपोनेंट बनाती है डिवीज़न एक्स, उसका मार्केट प्राइस पर कंपोनेंट 300, वेरिएबल कॉस्ट पर कंपोनेंट 157। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट है 20,62,000 का पर पीरियड। और डिमांड फ्रॉम डिवीज़न वाई 20,000, डिवीज़न वाई से जो डिमांड है वो 20,000 कंपोनेंट पर पीरियड है। और कैपेसिटी है 35,000, यानी कि जो डिवीज़न एक्स का स्पेयर कैपेसिटी है वो 1500 का है। ठीक है, और वाई डिवीज़न असेंबल वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इट सेल टू एक्सटर्नल कस्टमर, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू ऑफ द कंपोनेंट दैट मैन्युफैक्चर बाय एक्स डिवीज़न। तो वाई को जो कंपोनेंट एक्स बनाता है वो वाई को चाहिए, और वाई का एक फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए उसमें दो कंपोनेंट एक्स का लगता है जो एक्स बनाता है। ठीक है, और जो वाई बनाता है फाइनल प्रोडक्ट वो एक्सटर्नल कस्टमर को सेल करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्स वाई का जो रिक्वायरमेंट था 20,000 कंपोनेंट था। ठीक है, एक्स का, और एक वाई का जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में दो एक्स का लग रहा था, यानी कि 20,000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10,000 ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ वाई का जो फिनिश गुड था वो 1200 रुपये का था। इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो है कंपोनेंट, टू कंपोनेंट फ्रॉम एक्स, वही ट्रांसफ़र प्राइस वाला। इसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है 375 का हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट पर पीरियड 13,50,000 पर पीरियड है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये चीज़ माफ़ कीजिएगा, आगे पीछे हो रहा है। इसको लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ, हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। इसके नीचे क्या है, तो इसके नीचे डिमांड है, डिमांड है वाई का 10,000 यूनिट फॉर ए पीरियड, और कैपेसिटी भी 10,000 यूनिट फॉर ए पीरियड है। ग्रुप ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी क्या है कि ट्रांसफ़र मस्ट बी एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई कि अगर हम बाहर में नहीं बेचते हैं तो उसके वजह से मेरा जो नुकसान होगा भैया हम अगला डिपार्टमेंट से लेंगे, वही चीज़ बोलना चाह रहा है। वाई मस्ट बाय कंपोनेंट फ्रॉम एक्स, तो भाई वाई का जो कंपोनेंट है इसी से खरीदेगा, एक्स से ही चाहिए उसको, यानी कि ट्रांसफ़र होगा इंटरनल। एक्स मस्ट सेटिस्फाई डिमांड फ्रॉम वाई बिफोर मेकिंग एक्सटर्नल सेल्स। तो एक्स का जो भी कंपोनेंट बनेगा वाई को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाई को, उसके बाद जो बचेगा एक्सटर्नल सेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखते हैं रिक्वायरमेंट में, कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर ईच डिवीजन इफ एक्सटर्नल डिमांड फॉर ए पीरियड फॉर कंपोनेंट्स दैट आर मेड बाय डिवीजन एक्स इज ₹50,000 15,000, पहला में, सेकंड में है कि 19,000 और थर्ड में है कि 35,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि यदि एक्सटर्नल डिमांड जो एक्स का है इतना रहता है। तो पहले वाले में अगर हम लोग देखते हैं तो 35,000 का प्रोडक्शन था मेरा और 20,000
वाई को अपने भेज रहे थे, यानी कि 20,000 का स्पेयर कैपेसिटी था, तो सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट पे अपने कर देंगे, क्योंकि स्पेयर तो था ही 15,000, तो वेरिएबल कॉस्ट पे अपने ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड वाले में 19,000 अपने को भेजना पड़ेगा, सॉरी सेकंड वाले में 19,000 का डिमांड आ जाता है प्रोडक्ट जो कंपोनेंट एक्स का है, ठीक है। तो 19,000 तो स्पेयर कैपेसिटी तो सिर्फ मेरे पास 15,000 का है, तो 15,000 तो अपने वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफ़र करेंगे। बाद बाकी जो 4,000 है उसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होगा वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा, वो भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में बोला 35,000 का एक्सटर्नल सेल का रिक्वायरमेंट है, तो इसमें क्या है कि कोई भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो 20,000 जो भी ट्रांसफ़र करेंगे डिवीज़न वाई को, उसमें क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये पहला था। तो आइए पहला का ही सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि कंप्यूटेशन ऑफ वेटेज एवरेज ट्रांसफ़र प्राइस, तो ट्रांसफ़र प्राइस कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो दिया हुआ था कि एक्सटर्नल डिमांड ऑफ कंपोनेंट एक्स का जो था 15,000 था, एक्सटर्नल डिमांड एक जगह एक्स का कंपोनेंट का 19,000 और एक जगह 35,000 का था। तो यहाँ पे कंपोनेंट ट्रांसफ़र प्राइस क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पहला में हो जाएगा, सेकेंड वाले में वेरिएबल कॉस्ट 15,000 तक के लिए वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, और फिर 4,000 का जो एक्स्ट्रा है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे पूरा का 20,000 के लिए ही वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला में यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट एक्सटर्नल डिमांड जब 15,000 रहता है और एक्सटर्नल डिमांड जब रहता है वहाँ पे तो 157 रुपीज़, तो वेरिएबल कॉस्ट तीनों में इनकर होगा। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे है ये 15,000 वाले में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो 19,000 का एक्सटर्नल डिमांड है उसमें 4,000 का तो मेरा तो एक्सटर्नल सेल था ही ना, तो उस पर वो तो हम मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा 4,000 डिवाइड बाई टोटल जो अपने ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड बाई 20,000 इंटू जो 143 कंट्रीब्यूशन होगा वो, यानी कि 28.6। वैसे ही सेम 20,000 अपने को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब सेल नहीं कर पा रहे इसके वजह से। तो जब हम एक्सटर्नल डिमांड 35,000 था तो 20,000 अपने को ट्रांसफ़र करना पड़ रहा था डिवाइड बाई 20,000 इंटू 143 जो कंट्रीब्यूशन था, यानी कि 143 रुपीज़। तो इस वजह इस ऐसे करके अपने ट्रांसफ़र प्राइस 157, जब मेरा एक्सटर्नल सेल 15,000 था तो ट्रांसफ़र प्राइस 157, जब मेरा एक्सटर्नल सेल 19,000 था तो ट्रांसफ़र प्राइस 185.6, और जब मेरा एक्सटर्नल सेल 35,000 था तो उसमें ट्रांसफ़र प्राइस मेरा हो जाएगा 300। तो यहाँ पे मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे आया तो वो मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर यहाँ पे देखते हैं तो मेरा जो डिटेल ऑफ डिवीज़न एक्स है वो 300 का मेरा मार्केट प्राइस है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे 157, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है 143 वो आ गया था जो अपने अभी यहाँ पे यूज़ किए थे, ठीक है। तो ये अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ चुका है तीनों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाया है। अब प्रॉफिटेबिलिटी सेकेंड वाला में बोला है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे दिखाना है दोनों का और एक कंबाइन, ठीक है। तो वो भी अपने कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिवीज़न एक्स का देखते हैं। जब एक्सटर्नल सेल 15,000, 19,000 और 35,000 का है तो सेल्स क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा कि डिवीज़न वाई को अपने जो ट्रांसफ़र करेंगे वो ट्रांसफ़र प्राइस था 157 पे कर रहे थे, क्योंकि मेरा जो स्पेयर था वो 15,000 का था, ठीक है। तो 20,000 157 पे डिवीज़न वाई को ट्रांसफ़र किए, ठीक है। तो 20,000 तो अपने वेरिएबल कॉस्ट पे किए, यानी कि 157 पे ट्रांसफ़र किए। 157 20,000 तो यानी कि 31,40,000। इसके अलावा जो 15,000 था उसको मार्केट में सेल कर दिए 300 करके, यानी कि 15,000 यूनिट जो मार्केट में सेल कर दिया उसको इंटू 300 करके, यानी कि 45 लाख, यानी कि टोटल रेवेन्यू 76,40,000 का था। वैसे एक्सटर्नल डिमांड 4900 का जब रह रहा था तो उसमें क्या कर रहे थे कि मेरा जो ट्रांसफ़र प्राइस था 185.6 आ रहा था 20,000 जो कि वाई में कर रहे थे। तो 185.6 इंटू 20,000 37,200 37,12,000 यहाँ पे आ जाएगा डिवीज़न वाई में। वैसे मार्केट के लिए आ जाएगा 15,000
एक्सटर्नल तो हमने सेल कर ही लेंगे, कर ही रहते हैं, इंटू 300 करके, यानी कि 45 लाख। वैसे एक्सटर्नल डिमांड जब मेरा 35,000 का था, तो उस समय जो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा था वो 300 का आ रहा था। सॉरी, उस समय जो ट्रांसफर प्राइस था 300 का था पर यूनिट, अपने जो ऊपर कैलकुलेट कर रखे थे, इंटू 20,000, यानी कि 60 लाख आ गया था। और मार्केट में जो था 300 करके अपने सेल कर ही पा रहे थे 15,000 यूनिट का, यानी कि टोटल 1,05,00,000 का आ गया। ठीक है, जब एक्सटर्नल सेल का जो जब एक्सटर्नल डिमांड में 35,000 था, तो मेरा टोटल रिवेन्यू तीनों में आ चुका है। वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही लगने वाला है 35,000 के लिए तीनों में, यानी कि 35,000 इंटू यहाँ पे 157 करेंगे तो मेरा आ जाएगा मेरा 54,95,000 का वेरिएबल कॉस्ट, वो तीनों में लगेगा। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट भी लगेगा पर यूनिट जो लग रहा था, इंटू नंबर ऑफ यूनिट अपने कर, नहीं सॉरी, यहाँ पे शायद दिया हुआ था, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। डिवीजन एक्स में जो था यहाँ पे 20,62,000 यानी कि 20,62,000 का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था, तो वो आ गया। तो आपको भी पता है कि जब अपने को प्रॉफिट निकालना होता है तो सेल्स में अपने सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, मेरा प्रॉफिट आ जाता है। तो वो सिंपली यहाँ पे अपने डिवीज़न एक्स के लिए प्रॉफिट निकाल लिए हैं। तो जब एक्सटर्नल डिमांड रहता है 15,000 तो उसमें प्रॉफिट आता है 83,000, जब 19,000 रहता है तो उसमें प्रॉफिट आता है 6,55,000। वैसे ही डिमांड जब रहता है 35,000 उसमें प्रॉफिट आता है 29,43,000 का। अब अपने स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिवीज़न वाई का प्रॉफिट अपने निकालते हैं। जब डिवीज़न एक्स का डिमांड था 15,000 एक्सटर्नल डिमांड, और जब डिवीज़न एक्स का एक्सटर्नल डिमांड 19,000 और जब 35,000 था, तो उस केस में तो डिवीज़न वाई जो है कि अपना 10,000 यूनिट तो बना ही रहा था, और 10,000 यूनिट को अपने आसानी से 1200 में बेच रहे थे, 1,200, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, जहाँ पे वाई डिवीज़न वाई का इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को दिखाई दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस तो डिवीज़न जो भी 10,000 यूनिट बन रहा था उसको 1200 में बेच रहे थे। इसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट लग रहा था ट्रांसफ़र प्राइस वाला, जो 2 यूनिट यूज़ हो रहा था, इसके अलावा अपना वेरिएबल कॉस्ट 375 का था, ये याद रखना है, और फिक्स कॉस्ट 13,50,000 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा तीनों में ही। ठीक है, और 10,000, तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो खुद का, और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है 2 यूनिट का कितना लग जाएगा, वो ट्रांसफ़र प्राइस एक तरह से बोल सकते हैं। ये ट्रांसफ़र प्राइस है 157.2, 157 इंटू 2 करेंगे तो मेरा 314 हो जाएगा। वैसे ही ट्रांसफ़र प्राइस जब एक्सटर्नल डिमांड था तो वो अपने ऊपर कैलकुलेट कर रखे थे 185.6 इंटू 2, यानी कि 371.2। वैसे 300 इंटू 2 करेंगे तो 35,000 वाले डिमांड में आ जाएगा 600। और अदर जो वेरिएबल कॉस्ट था 375 तो वो दिया हुआ था ही। ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया था, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइस निकालें कंपोनेंट एक्स का, और अदर दोनों माइनस कर दिया, मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, और नंबर ऑफ यूनिट तीनों में सेम रहने वाला है, यानी कि 10,000। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि एक्सटर्नल डिमांड जब 15,000 है तो उसमें जो टोटल कंट्रीब्यूशन है 15,10,000 का। वैसे ही जब एक्सटर्नल डिमांड 19,000 है तो जो प्रॉफिट आएगा, जो टोटल कंट्रीब्यूशन 45,38,000। वैसे ही जब एक्सटर्नल डिमांड मेरा 35,000 है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा था, टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा था तो 22,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो तीनों का सेम ही था, 13,50,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो माइनस कर दिया तो मेरा प्रॉफिट आया। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो एक्सटर्नल डिमांड जब 15,000 था तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद जितना डिमांड बढ़ रहा है डिवीज़न एक्स का, प्रॉफिट कम होते जा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था तो ये कम कमाएगा, क्योंकि ये जब अपना ट्रांसफ़र ले रहा है तो ये ज़्यादा कॉस्ट पे ले रहा है, जब उसका एक्सटर्नल सेल ज़्यादा था तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के वजह से, तो ये प्रॉफिट आ गया दोनों का। ठीक है, अब एक कंबाइंड प्रॉफिट जो इम्पैक्ट है वो अपने देखने वाले हैं, फिनेंशियल इम्पैक्ट ऑन ग्रुप इफ़ डिवीज़न वाई इग्नोर द ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी, ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी ही ना हो तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसमें पड़ेगा, क्योंकि अगर
डिवीज़न वाई जो है अगर एक्स से नहीं खरीदता तो वो जो है वो जो कंपोनेंट है जो एक्स का वो बाहर से खरीद सकता था, और वो बाहर से कितना में खरीदता, 255 में, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड का रिक्वायरमेंट हम लोग देखते हैं तो बोलता है कि कैलकुलेट द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप इफ वाई डिवीजन इग्नोर द ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी एंड परचेज all of 20,000 component that it needs from external supplier for rupees 255 each. You answer must consider the impact of each of these three levels of demand: 15,000, 19,000, 35,000 component from external customer for the component manufactured by division एक्स डिवीजन। तो इसमें वही बोल रहा है कि फिनेंशियल इम्पैक्ट निकालना है यदि डिवीजन वाई ट्रांसफर प्राइसिंग को इग्नोर करते हुए टोटल 20,000 जो कंपोनेंट चाहिए 10,000 फिनिश गुड बनाने का वाई का वो खरीदती है बाहर का एक सप्लायर से 255 करके, तो इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी का, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, फिनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा ग्रुप का एक्स वाई का। तो आंसर आपको करना है तीनों का जो पॉइंट है डिमांड लेवल है एक्स का वो कंसिडर करते हुए, ठीक है। तो आइए इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द ग्रुप इफ वाई डिवीजन इग्नोर द ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। एक्सटर्नल डिमांड 15,000 कंपोनेंट है, एक्सटर्नल डिमांड 19,000 कंपोनेंट है और 35,000 कंपोनेंट है। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल परचेज क्या आ जाएगा मेरा, तो चूंकि अपने सबसे पहले वाला में जो था कि अपना जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इनकर हो रहा था, और अपने जो खरीद रहे थे बाजार से वो कितना में खरीद रहे थे 255 में, और जो ट्रांसफर ले रहे थे वो 157 में। तो 255 माइनस 157 ये एक्स्ट्रा यानी कि 98 रुपीज़ का एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा बाहर से खरीदते हैं तो। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट यानी कि 2000 खरीद रहे, 98 इंटू 20,000 यूनिट्स यानी कि 19,60,000 का तो एक्सटर्नल कॉस्ट पड़ जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन बाय एक्सटर्नल सेलिंग बाय मिस्टर एक्स, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा तो पहले वाले में तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्पेयर कैपेसिटी था। सेकेंड वाले में 143 के हिसाब से अपने बाहर जो है कि बेचते तो उसके वजह से प्रॉफिट आता मेरा कितना, वो 4,000 एक्स्ट्रा अपने बेच पा रहे थे यानी कि 19,000 का डिमांड था, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 नहीं बेच पा रहे थे ट्रांसफ़र के वजह से, तो कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा था 5,72,000। वैसे 20,000 क्योंकि डिमांड तो पूरा ही था तो 20,000 नहीं बेच पा रहे थे। तो जब मेरा एक्सटर्नल डिमांड था 35,000 तो उस केस में जो लॉस था कंट्रीब्यूशन का वो कितना आ जा रहा था, वो कंट्रीब्यूशन कितना आता, तो 20,000 इंटू 143 यानी कि 28,60,000 का आता। तो नेट इम्पैक्ट क्या हो जाता कि नेट इम्पैक्ट की एक्सटर्नल पहले वाले में जो 15,000 एक्सटर्नल डिमांड है तो उसमें क्या है कि लॉस हो जाता मेरा 19,60,000 का, क्योंकि बाहर से खरीदते और मेरा घर में खुद से स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल था, बाहर में ज़्यादा से खरीद रहे थे तो जितना ज़्यादा में खरीद रहे थे उतना का जो कॉस्ट है वो लॉस आ जाएगा। वैसे ही जब एक्सटर्नल डिमांड 19,000 कंपोनेंट का है तो इसमें नुकसान आ जाएगा मेरा 13,88,000 का, क्योंकि प्रॉफिट से कुछ हद तक रिकवरी हो रहा है नुकसान का और इसमें पूरा ही नुकसान रिकवर हो जा रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट भी आ जा रहा है 9,000 का, सॉरी 9 लाख का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था फिनेंशियल इम्पैक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब इस वीडियो में एक और क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे डिवीजन ए इज अ प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूस 4 प्रोडक्ट्स P, Q, R and S. Each product is sold in external market also, and data for the period as follows. मार्केट P, Q, R, S चार तरह का प्रोडक्ट है डिवीजन ए में, सारे ही प्रॉफिट सेंटर है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पर यूनिट चारों का दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, लेबर आर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी दिया हुआ है। प्रोडक्ट एस जो लास्ट में है कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी but maximum quantity that might be required for transfer to 20,000 unit of S, यानी कि जो प्रोडक्ट एस है वो डिवीज़न बी को ट्रांसफ़र करना है 20,000 यूनिट के भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैक्सिमम सेल्स इन एक्सटर्नल मार्केट था पी क्यू आर एस का 3,000, 3,500, 2,800, 1,800 का था।
Division B can purchase the same product at the slightly cheaper price of rupees 225 per unit instead of receiving transfer of प्रोडक्ट एस फ्रॉम डिवीज़न ए। तो डिवीज़न बी है, ये जो प्रोडक्ट एस है वो बाहर से भी खरीद सकता है और वो 25 करके 225 पर यूनिट करके खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच 2000 यूनिट ऑफ एस इफ टोटल लेबर आर अवेलेबल इन डिवीज़न ए। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइस अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो 2000 यूनिट एस का ट्रांसफ़र करते हैं अपने, ठीक है, तो उसको लेकर के, और जबकि डिवीज़न ए में जो है कि यहाँ पे आई थिंक ये दिया हुआ है कि जब लेबर आर का जो अवेलेबिलिटी है 24,000 है और दूसरा सिनेरियो है कि 32,000 है, तो इस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लेबर आ रहा है वो कितना चाहिए। अगर स्केयर्स में है तो अपने को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लेबर आवर का लिमिटेशन दिया हुआ की फैक्टर है, तो इसको रैंकिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अपने रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इज़ अ की फैक्टर। तो सिंपल, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही सिमिलर है, फिर भी इसको देख लेते हैं क्योंकि ये सारे सम एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी क्यू आर एस चारों का मार्केट प्राइस दिया हुआ, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिए तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। और एक यूनिट को बनाने के लिए जो लेबर आ रहा था उसका जो समय था वो दिया हुआ था, पी के लिए 3 आवर्स, क्यू के लिए 4 आवर्स, आर के लिए 2 आवर्स, एस के लिए 3 आवर्स दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लेबर आर रिक्वायर्ड फॉर ए यूनिट, तो वो कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा तीनों का। तो यहाँ पे हम लोग चारों का आ गया कंट्रीब्यूशन, तो हम लोग यहाँ पे रैंकिंग कर देंगे। तो सी का अगर देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर सबसे ज़्यादा यानी कि 50 है तो रैंक 1, सेकेंड 15 है तो रैंक 2, और थर्ड 8.75 है रैंक 3, और फोर्थ 6.67 है तो रैंक 4 कर दिए। तो ठीक है, अब अपने को प्रोडक्शन मिक्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो अवेलेबल आवर्स है वो 20,000 है, तो यहाँ पे देखना पड़े जो रिक्वायर्ड आवर्स है वो कितना है। तो मैक्सिमम रिक्वायर्ड आवर्स ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होगा। ठीक है, जब यहाँ पे की फैक्टर का समय था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसके प्रोडक्ट मिक्स, कि किस प्रोडक्ट को कितना बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा उस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बनाएंगे, उसके बाद रैंक के हिसाब से प्रोडक्शन करते जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट आर एस क्यू पी रैंकिंग के हिसाब से चारों को सजा दिए हैं, और जो मैक्सिमम डिमांड है बाज़ार में वो लिख दिए हैं। और 1 घंटे में कितना समय लगेगा लेबर आवर का वो भी अपना क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो भी अपने पुट कर दिए। तो यूनिट प्रोड्यूस कितना होगा, तो सबसे पहले 2800 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे का, यानी कि 2800 इंटू 2 आवर्स, यानी कि जो आवर्स यूज होगा 5600 होगा। 5600 टोटल जो रिक्वायरमेंट है 2004, टोटल जो अवेलेबिलिटी है वो 24,000 का माइनस 5600 जो यूज हो चुका है, यानी कि अब जो बैलेंस बचा आर को बनाने के बाद वो 18,400 का बचा है। ठीक है, अब सेकेंड एस वाले पे आते हैं। 1800 यूनिट बनाना है, और एक यूनिट बनाने में 3 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि 1800 इंटू 3 यानी कि 5400 आर्स यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल आर्स बच जाएगा एस को बनाने के बाद वो 18,400 माइनस 5,400 यानी कि 1300 आ जाएगा, सॉरी 13,000 आ जाएगा अवेलेबल आर्स। अब अपने को क्यू और पी बनाना है। ठीक है, तो अपने क्यू बनाने के लिए क्यू को अपना 3,500 यूनिट्स बनाना है, और एक यूनिट क्यू का बनाने के लिए 4 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि 13,000 आवर्स का यूज हो जाएगा, यानी कि 3,500 इंटू 4 यानी कि 13,000 आवर्स यूज हो जाएगा। और अवेलेबल भी उतना ही था, अब कुछ नहीं बचेगा बनाने के लिए पी को। ठीक है, तो पी का अपने कोई भी यूनिट अपने बनाने वाले नहीं है, क्योंकि आर से पूरा यूज हो चुका है जो अवेलेबल आवर्स था, और उसका रैंक भी पी का 4 था, तो लास्ट में बनाते हैं। तो ये था।
तो जैसा कि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एस का 2000 यूनिट अपने को देना है डिवीजन वाई को, जो भी है अगला डिवीजन को ट्रांसफर करना है एस का 2000। तो सबसे पहले एस का 2000 यूनिट बनाने के लिए कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 आवर्स एक यूनिट के लिए लग रहा है, तो एस का 2000 यूनिट बनाने के लिए 6000 आवर्स का समय लग रहा है। तो 6000 आवर्स का जो समय है वो अपने कौन सा प्रोडक्ट नहीं बना करके यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्यू का जो है, क्यू का जो 13,000 आर्स यूज़ हो रहा है उसमें से 6000 यूज़ आर्स हम ले लेंगे और उससे प्रोडक्ट एस बनाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट एस बनाएंगे। तो 6000 अपने क्यू वाले में से लेने वाले हैं, तो क्यू तो बाजार में नहीं बेच पाएंगे क्योंकि मार्केट में डिमांड था। जितना भी कंट्रीब्यूशन पर आवर के लिए लॉस होगा तो उतना मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा, वो ट्रांसफर प्राइस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नोट में लिखा हुआ है कि time required to meet the demand of 2000 unit of product S for division B is 6000 hours. This requirement of time is 6000 hours for providing 2000 units of product S for division B can made by sacrificing 1500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू, यानी कि 1500 यूनिट जो कि हम बोले थे कि क्यू का नहीं बनेगा, यानी कि 6000 जो घंटा है, 6000 आवर्स जो है क्यू का प्रोडक्शन में नहीं यूज़ होगा, जिसके वजह से हम लोग 1500 यूनिट बना नहीं पाएंगे। तो ये जो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा, तो ये मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग का पार्ट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अपने ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना ज्ञान, इतना जो स्टेटमेंट वाइज जाने का दरकार नहीं है। तो एस का जो वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगा वो, एस का जो वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगा यानी कि 185 लग जाएगा। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ऐसे कैलकुलेशन ना करके हम लोग इसमें ऐसे करते हैं कि 6000 अपने को घंटा चाहिए ना, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट 185 प्लस एस का 185 वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लॉस होगा पी क्यू का, जो कि अपने, हाँ किसका नहीं बना रहे थे अपने पी का शायद नहीं बना रहे थे, हाँ क्यू का अपने नहीं बना रहे थे और 4 घंटे का समय लग रहा था, यानी कि 6000 घंटा जो है ना क्यू का यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 6000 घंटा और 1 घंटे का जो कंट्रीब्यूशन था 8.75 था। ठीक है, तो 6000 इंटू 8.75, ठीक है कितना आ गया 52,500 डिवाइड बाय कर देंगे 6000 आवर्स। 6000 इंटू 8.75 डिवाइड बाय कर देंगे यहाँ पे 2000 यूनिट्स, तो कितना आ गया 26.25 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा। 26.25 मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया और जो वेरिएबल कॉस्ट था वो 185 प्लस 185 मेरा आ गया 211.25 का जो है ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा। तो ये मेरा बहुत ही सिंपल था, अपने ऐसे ना करके, हाँ वो अपने वैसे ही किए लेकिन यहाँ पे फंडा कुछ और था मेरा। यहाँ पे सिंपल सा, इतने स्टेटमेंट बनाने का नीड ही नहीं था, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अपने सिंपल क्या किया, जो वेरिएबल कॉस्ट था एस का वो अपने पुट कर दिए और 6000 घंटे का जो नुकसान हो रहा था 6000 घंटा इंटू 1 घंटे का जो अपॉर्चुनिटी कंट्रीब्यूशन था क्यू का वो इंटू 8.75 था, तो कर दिए तो मेरा 52,500 आ गया डिवाइड बाय 2000 यूनिट, यानी कि 26.25 आ गया प्लस 185 यानी कि 211.25 का जो है ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा। और ये जो है इसके बाद अपना जो अवेलेबल आवर्स था ये अपना 3200 था। ये मतलब सिमिलर है, जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है, तो आप अगर ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। तो काफ़ी इजी था ये। अब इसके बाद जो अगला वीडियो में अपने देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 17 उसके बाद वाले कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।